विकसित भारत के निर्माण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के योगदान विषय पर चर्चा विद्यालय ने आयोजित की। विद्यालय के बारे में पूरा विवरण अरविंद राय जी ने बताया है। तिरुपति जी श्रोतापूर्ण उद्बोधन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में कुछ बातें करूं। जब 2020 में उन्होंने जैसा बताया राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यही था 3-4 दशकों के बाद शिक्षा को सिलेबस से और क्लासरूम की जंजीरों से मुक्त करके बच्चों को लाइफ लॉन्ग लर्निंग और क्रिएटिविटी का मुक्त आकाश कैसे दिया जाए। मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली है कि एक ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जब भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लंबे समय से जो जरूरत देश की थी उसको महसूस किया और बहुत सोच विचार करके ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। उसके विषय पर मैं कुछ बात कहूं, मैं 2-3 बातों का जिक्र करना चाहूंगा। अगर पुरातन काल में आप देखेंगे तो आज दुनिया के जो विकसित देश कहे जाते हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था में उनका जो योगदान था उससे कहीं ज्यादा भारत का योगदान हुआ करता था। एक समय था कि पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत का जो हिस्सा था लगभग 35%, 33%। कुछ वर्षों बाद धीरे धीरे गिरावट आई और अमेरिका जो आज दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, यूरोप के जो देश हैं, उनका योगदान दुनिया की जीडीपी में 1% से कम था। कुछ वर्षों बाद भारत का दुनिया की जीडीपी में 25% योगदान था और जब हमें आजादी हासिल हुई 1947, लंबे कालखंड की गुलामी के कारण मुझे लगता है कि हमारा देश निश्चित रूप से पीछे हुआ और मोटे तौर पर 4-5% 1951-52 में के जो आंकड़े हैं वो भारत का योगदान विश्व की अर्थव्यवस्था में 4-5% रह गया। 2021 में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सर्वे आया है, आज भारत का योगदान दुनिया की जीडीपी में 15% हो गया है। ये पिछले जो 10 वर्ष हैं भारत के इतिहास में, खासकर से उस देश को पीछे छोड़कर जिस देश ने हम पर लंबे काल तक शासन किया, इंग्लैंड, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और अभी देश की संसद में देश की वित्तमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए बजट को जनता पूरा हो तो बात कही कि आने वाले 5 वर्षों में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और अमृतकाल में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2045 तक भारत एक विकसित भारत के नाते पूरी दुनिया में जाना जाएगा। मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है देश के साथ, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ढेर सारे कारक और ढेर सारे फैसले हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको 2 घटनाओं का जिक्र करूं। प्राचीन काल में जो हमारे शिक्षण संस्थान थे, केवल भारत के नहीं दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग हमारे आज जिस बात की चर्चा हो रही शोध, रिसर्च, इनोवेशन, हमारे शिक्षण संस्थान दुनिया के किसी शिक्षण संस्थान से बहुत आगे हुआ करते हैं। एक इतिहास की घटना है, मैंने इतिहास पढ़ा नहीं है। वो घटना है, सिकंदर का नाम आप सब लोग सुने हैं और पोरस का नाम भी आप जानते हैं। आपने से अनेक लोग, कुछ लोग उन्हें पूर्वाज भी कहते हैं। सिकंदर और पोरस की दोस्ती कैसे हुई? जब सिकंदर आक्रमण करने आए थे तो आक्रमण के पहले उन्होंने अपने को सूचित कर दिए। सिंध नदी के किनारे मगध की सेना पूरी तैयारी में सिकंदर का इंतजार कर रही थी
और जो गुप्तचर थे उन्होंने जाकर के सिकंदर को बताया, जो मगध की सेना है लाखों की संख्या में तलवार लेकर के सैनिक इंतजार कर रहे हैं, घोड़े और हाथी पर सवार हजारों लोग तलवार के साथ अपना इंतजार कर रहे हैं। सिकंदर वहां से वापस चले जाते हैं। रास्ते में उनकी भेंट हुई पोरस से खुर्राज से, और खुर्राज ने जो उनको स्टील दिया, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्टील होती थी और दुनिया की सबसे बेहतर तलवार उसी से बनती थी। ये बात उस समय की है जब दुनिया में कहीं वो स्टील नहीं बनता था तो भारत बनाता था। और वो इसलिए नहीं क्योंकि हमारी शिक्षण संस्थाएं दूसरी घटना का जिक्र मैं करूंगा तो सर आइजैक न्यूटन का नाम आप सब सुने हैं, दुनिया के बड़े वैज्ञानिक। ब्रिटिश पार्लियामेंट भाषण दे रहे हैं सर आइजैक न्यूटन, विज्ञान के पास नेविगेशन में समुद्र में जहाज कैसे जाएंगे इसका कोई तरीका विज्ञान के पास नहीं। और जब सर आइजैक न्यूटन ये भाषण दे रहे थे उसके कई वर्ष पहले भारत में पानी के जहाज दूर दक्षिण अफ्रीका के आगे तक जाते थे। वाकरती के आधार पर हमारे यहाँ के लोगों ने कुछ यंत्र बनाए और उस यंत्र की सहायता से हमारे नाविक यहाँ का अच्छा माल, अच्छा सामान, चाहे टेक्सटाइल हो, स्टील हो, ढेर सारी चीजें हमारे यहाँ लेकर के जाते हैं। एक और छोटी आज दुनिया में मेडिकल साइंस में जो सबसे विकसित देश माने जा रहे हैं या जो सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान माने जाते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी माने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाला जो उपकरण था, भारत से बेहतर दुनिया का कोई देश नहीं बना। हमारी दिक्कत ये हुई कि ये हमारे यहाँ की किताबों में नहीं मिलता। दुनिया की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है मेडिकल साइंस में जॉन हॉपकिंस, वहाँ की लाइब्रेरी में अभी भी किताब मौजूद है, लोगों ने पढ़ा है और कई लेख लिखे हैं। उस जमाने में हमारे यहाँ ये सब बना कर परिस्थितियां बदली, लंबे गुलामी के लंबे कालखंड के कारण हमारे शिक्षण संस्थान नष्ट हुए, जलाए गए, क्या क्या हुआ मैं उसमें नहीं जाना। तब से देश इंतजार कर रहा था कि एक अवसर आए, फिर से देश खड़ा हो, देश का आत्मसम्मान, देश का स्वाभिमान खड़ा हो। मैं समझता हूँ कि वो वक्त अब आ गया है और ये वक्त एक ऐसा वक्त है कि अगर देश की जनता छूट गई तो मुझे लगता है कि फिर कठिनाई हो। पिछले 3.5 वर्षों में जिन स्कूलों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुकंपा की योजनाबद्ध तरीके से लागू किया है, विश्वविद्यालय का जिक्र किया, मैं विश्वविद्यालय का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वहां न सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस में सुधार आया है बल्कि विद्यालय के स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग तथा वर्तमान विश्व के लिए आवश्यक जो स्किल्स हैं उनको लेकर के भी एक नई जागरूकता आई। और इसलिए मैं आज ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत की गारंटी पूरा करने की सबसे बड़ी गारंटी। और मैं मानता हूं कि लंबे समय के बाद समाज के सामने एक ऐसा संयोग आया जब हमारे देश के होनहार बच्चे, जिन्हें टीनेज हम कहते हैं, युवा वर्ग नीतियों और सही नियत के केंद्र में, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, विकास को ध्यान में रखते हुए आज सबसे बड़ी आवश्यकता है क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता अगर हम दूर करना चाहते हैं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही ढंग से इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये लक्ष्य जल्दी प्राप्त करेंगे। अरविंद राय जी को विद्यालय के पूरे प्रबंधन तंत्र को, विद्यालय के शिक्षकों और प्राचार्य महोदया को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। अभी जो विवरण आपने देखा है ये निश्चित रूप से कहने में संकोच नहीं, यहाँ के शिक्षकों ने मेहनत से बच्चों को के भविष्य को बनाने की कोशिश की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को व्यक्तिगत रूप से मैं सशक्त माध्यम, समाज के एक अनमोल धन और होनहार विद्यार्थियों के सबसे विश्वसनीय हम सफर के रूप में देखता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में भारत
जो हम इस नॉलेज इकोनॉमी के रूप में देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से इसके माध्यम से उभरेगा और इस नीति के माध्यम से एक ऐसी भावी पीढ़ी का निर्माण होगा जो नैतिक रूप से भी सशक्त होगी, संस्कारी होगी, स्किल्ड होगी तथा उसके स्वभाव में सेवा और त्याग की भावना भी होगी। अगर संक्षेप में मैं ये बात कहूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति विकसित भारत की यात्रा में सबसे अचूक हथियार साबित हो सकता है, जिसके द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की सांस्कृतिक जड़ गहरी होगी तथा एडवांस साइंटिफिक नॉलेज, आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान जो है उसकी उपलब्धियां सफलता के उच्चतम शिखर को छुएंगी। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य देश की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करते हुए समाज की क्षमता में वृद्धि करते हुए आर्थिक विकास को गति देना है। इस अवसर पर मैं इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों और यहाँ पर उपस्थित विशेष रूप से नौजवान मित्रों से ये आग्रह करूंगा कि आपका ऊर्जावान होना बड़ा आवश्यक है। सदियों बाद समाज के शिक्षा जगत एक नई जागृति आई। सैकड़ों साल की गुलामी और आजादी के बाद के दशकों की निराशा के बाद, लंबे अंधकार के बाद एक नए तेज का दर्शन आज भारत की युवा पीढ़ी कर रही है। उसमें एक नया आत्मबल है, नया आत्मविश्वास है और ये भी सच है कि आज भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत का पौरुष अपने प्रचंड रूप में संसार के अनेक देशों का मार्गदर्शन कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई बड़ी समस्या होती है तो आज पूरा विश्व भारत के प्रधानमंत्री की ओर देखता है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या सोचते। विकास और कल्याण के मोर्चे पर देश ने अनेक ऐसी उपलब्धियां हासिल की जो कुछ वर्ष पहले नामुमकिन सा लगता। 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक ने हमारी सांस्कृतिक और शैक्षणिक जगत में नए प्राण फूके। क्योंकि प्रभु श्री राम मर्यादा, सत्य, धैर्य, करुणा, विद्वता तथा उदार का प्रतीक जो विद्यार्थियों को बड़े लक्ष्यों और आकांक्षाओं को हासिल करने के प्रेरित करते। और इसीलिए तुलसीदास ने कहा कि तुलसी ममता राम को समता प्रशंसा राग न रोग न दोष दास है भोपाल। बच्चों इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। प्रभु श्री राम हमारे निज आराध्य हैं। वह समाज का तपोवन और देश की ऊर्जा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 की चर्चा देश में बहुत है। उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा पर निश्चित रूप से पूरे देश में बल दिया जा रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि साधन और संसाधन दोनों उपलब्ध कराएं। हर एक विद्यार्थी के साइंटिफिक टेम्पर, उसके इनोवेशन और इन्वेंशन की ऊर्जा को नए आयाम प्रदान किए जाए ताकि विकसित भारत की यात्रा में वह भी अपना मूल्य योगदान दे सके। आज इस अवसर पर गुरुजनों तथा विद्यार्थियों को इस बात का भी स्मरण कराना आवश्यक है। गुरु तथा शिष्य के बीच कमल मणि जैसा संबंध होता है। कुछ लोगों को ये सुन करके खासतौर से साहित्यकार लोगों को दिक्कत होगी कि कमल और मणि का क्या संपर्क होगा, कमल के फूल और मणि का क्या संबंध होगा। लेकिन भारत की जो संस्कृति है उसमें कहा गया है कि कमल की जड़ें मिट्टी में होती हैं और जब वो खिलता है तब उसकी खिलावट मणि जैसी सुंदरता को प्राप्त है। गुरु और शिष्य दोनों के संबंधों की ऊर्जा कमल मणि की तरह पूरे समाज में फैले। यह प्रयास जीवन भर निरंतर चलते रहने की आवश्यकता। शिक्षकों के लिए भी एक नई फिरौत किया है। जिस तरह से तकनीक रोज बदल रही है, जिस तेजी से बदल रही है, और शिक्षक के लिए भी आवश्यक है वो इस बदलाव के साथ साथ
अपने को भी तैयार करे, ये बड़ा आवश्यक है। और जब शिक्षा में कमल मणि के मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक विकास के साथ साथ वास्तविक सामाजिक विकास की जिम्मेदारी भी हमें समझ में आती है। हम सबके बगल में है, हम अनेक लोग विश्वविद्यालय से पढ़े, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज कहा करते थे, शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी केवल पुरुषों और महिलाओं को प्रोफेशनल बनाना नहीं, बल्कि ऐसे उच्च चरित्र, ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में तैयार करना है जो अपने आचरण से दुनिया को यह दिखा सके एक महान शैक्षणिक संस्थान से वो निकले। पिछले वर्ष गाजीपुर के दूसरे स्थान के कार्यक्रम में मैंने वहां के विद्यार्थियों से कहा कि हमारे जीवन में एक अनमोल क्षण आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विद्यार्थियों में वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने का नया सामर्थ्य पैदा हो रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संगठित ज्ञान के साथ साथ भारत की आत्मनिर्भरता के लिए अनेक मार्ग हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भारत वर्ष की नियति को तय करने वाला एक नया मिशन भारत का भविष्य तय करेगा। आज गाजीपुर की इस पवित्र धरती पर एक और महत्वपूर्ण विषय पर संक्षेप में मैं अपनी बात करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी पूरे देश के शिक्षण संस्थानों के सामने एक लक्ष्य रखा, हमारा मानव संसाधन विश्व स्तरीय हो तथा नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिन मूल्यों की बात करती है उसका सीधा मतलब है हर एक विद्यार्थी की अपनी गरिमा, अपना गौरव है। हर विद्यार्थी अपने आप में बेजोड़ है, अद्वितीय है। और इस बात का हमें भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जो शिक्षा है वह सिर्फ बाहरी जगत नहीं बल्कि मन की पूर्णता को भी छू सके, ताकि हर बच्चा सिर्फ प्रतिस्पर्धा, सिर्फ एक दौड़, एक रेस का हिस्सा न बने, बल्कि उसे एक ऐसा अवसर मिले जहां सफलता का मतलब अच्छे व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो और केवल नंबर पाना न हो और प्रभु श्री राम के आदर्श पर वो बच्चा चल सके। मैं समझता हूँ वो पूर्णता होगी शिक्षा की। मैं मानता हूँ कि संदीप स्कूल या गाजीपुर के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए यह चिंतन का भी उचित समय है। हमें निरंतर इस पहलू का स्वयं मूल्यांकन करना होगा। स्कूलों में तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में हम जो मानव संसाधन उत्पादित कर रहे हैं, क्या वह 2047 से विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है? क्या वह तेजी से बदलते हुए समय के अनुसार जो पूरी दुनिया में इंडस्ट्री है उसकी जरूरतों को पूरा कर सकती है? इस मूल्यांकन द्वारा आप सभी यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि हमारी शिक्षा व्यवस्था और उद्योग जगत के बीच में जो गैप है, खाई है, उसे जल्दी से जल्दी कैसे पाटा जाए। हमारे लिए एक और सौभाग्य की बात है कि आज भारत ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहा है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इनोवेशन, टेक्नोलॉजी तथा डेवलपमेंट और इंटरपर्सनल स्किल एक नई ऊर्जा मिली है, जिससे सामाजिक विकास को बरकरार रखा जा सकता है और विकसित भारत के आधार को और सशक्त बनाया जा सकता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, आने वाले समय में इनोवेशन के माध्यम से ज्ञान को धन में परिवर्तित करना है और निरंतर उसमें बदलाव भी लाना है। मैंने बहुत पहले कहानी सुनी थी, देश के जो बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे मेघनाथ साहा, उनके जीवन की एक छोटी सी घटना आपको बता करके अपनी बात पूरी करूंगा। वो अक्सर जब पढ़ाते थे तो 4-5 दिन पढ़ाने के बाद एक जैसे ही सवाल विद्यार्थी पूछते। एक विद्यार्थी से रहा नहीं गया, उसने जानना चाहा कि एक ही सवाल रोज पूछने का औचित्य क्या है। इस पर मेघनाथ साहा जी ने कहा, सवाल तो वही है, लेकिन इसका कल जो जवाब था वो आज बदल गया। आज के वर्तमान संसार का यही मूल मंत्र है
आपको पुरानी समस्याओं के समाधान के साथ साथ नई चुनौतियों की भी तैयारी करनी है। और मैं मानता हर वर्ष अप स्किलिंग की आवश्यकता होगी, जिसके लिए शैक्षिक संस्थानों को भी व्यवहारिक रूप से तैयार रहना होगा, तालमेल बैठाना होगा, तभी